नमस्कार। मॉडर्न मेटलर्जी की दुनिया में एक बार फिर साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज के इस एक्सप्लेनर में आइए एक बेहद दिलचस्प सफर पर चलते हैं। कच्चे लोहे से लेकर डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन यानी डीआरआई तक का सफर। आयरन बनाने का ये गैस बेस्ड तरीका आज के समय में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिसे हम मिडरेक्स प्रोसेस कहते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस पूरे प्रक्रिया को गहराई से समझते हैं। आज के हमारे इस डिस्कशन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा। हम मिडरेक्स प्रोसेस के बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर रिड्यूसिंग गैस की तैयारी, शाफ्ट फर्नेस के अंदर का विज्ञान, कूलिंग और कार्बन कंट्रोल, गैस रिसाइकलिंग और आखिर में फाइनल प्रोडक्ट की हैंडलिंग को कवर करेंगे। तो चलिए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं, मिडरेक्स प्रोसेस का परिचय, जो कि आयरन बनाने का एक बेहतरीन ऑल्टरनेटिव रूट है। आगे बढ़ने से पहले दो अहम शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। पहला है डीआरआई यानी डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक सॉलिड स्टेट आयरन प्रोडक्ट है जो बिना पिघले ही तैयार हो जाता है। और दूसरा शब्द है मिडरेक्स प्रोसेस, जो कि दुनिया भर में इस डीआरआई को बनाने का सबसे प्रमुख गैस बेस्ड तरीका है। ये बेसिक्स क्लियर रहेंगे तो आगे के जटिल केमिकल रिएक्शंस को समझना काफी आसान हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे भाग पर, रिड्यूसिंग गैस की तैयारी यानी नेचुरल गैस को ट्रांसफॉर्म करने की प्रक्रिया। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि नेचुरल गैस को सीधे फर्नेस में क्यों नहीं डाल देते। खैर, अगर ऐसा किया गया तो फर्नेस के अंदर कार्बन का भारी डिपोजिशन यानी जमाव हो जाएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत, नेचुरल गैस में मौजूद सल्फर आयरन को पूरी तरह से दूषित कर देगा। क्वालिटी बचाने के लिए गैस का रूप बदलना बिल्कुल जरूरी है। इस रूप को बदलने के प्रोसेस को रिफॉर्मिंग कहा जाता है। मीथेन को हमारे काम की गैसों यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन में बदलने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला है स्टीम रिफॉर्मिंग, जहां पानी की भाप और एक निकल कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है। और दूसरा है पार्शियल ऑक्सीडेशन, जिसमें एक बहुत ही कंट्रोल मात्रा में ऑक्सीजन दी जाती है। बस इन्हीं तरीकों से हमें वो रिड्यूसिंग गैस मिलती है जिसकी इस पूरी प्रक्रिया में असल जरूरत है। और क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस रिफॉर्मिंग के लिए कितनी गर्मी चाहिए? करीब 800 डिग्री सेल्सियस। जी हां, रिफॉर्मर ट्यूब्स के अंदर इस बिना रुके चलने वाले गैस ट्रांसफॉर्मेशन को अंजाम देने के लिए 700 से 800 डिग्री सेल्सियस के भयंकर ऊंचे तापमान की जरूरत होती है। इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर पर यह केमिकल जादू मुमकिन हो पाता है। चलिए अब तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, शाफ्ट फर्नेस के अंदर का नजारा। यहीं पर एलिमेंट्स की असली टक्कर होती है। यहाँ काउंटर करंट प्रिंसिपल बड़ी खूबसूरती से काम करता है। इसे ऐसे समझिए, फर्नेस के ऊपरी हिस्से से करीब 10 से 15 मिलीमीटर के आयरन ओर के टुकड़े लगातार नीचे गिरते रहते हैं और ठीक उसी समय नीचे से बिल्कुल गर्म रिड्यूसिंग गैस ऊपर की तरफ उठती है। ये कोई रुक रुक कर चलने वाला बैच प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअस फ्लो है और यही चीज इसे इतना ज्यादा एफिशिएंट बनाती है। अगर इस रिडक्शन को माइक्रो लेवल पर देखें तो कहानी बहुत दिलचस्प है। जैसे जैसे आयरन ओर नीचे आता है, गैस में मौजूद हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड मानो उसमें से ऑक्सीजन को खींचकर बाहर निकालते जाते हैं। यह सफर हीमेटाइट से शुरू होता है, फिर मैग्नेटाइट, उसके बाद वुस्टाइट और अंत में हमें मिलता है प्योर आयरन। यहाँ एक कमाल का फैक्ट यह है कि अगर तापमान 570 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो यह प्रोसेस वुस्टाइट वाले फेज को पूरी तरह से स्किप कर देता है और सीधे प्योर आयरन बना देता है। इसके बाद आता है भाग 4, कूलिंग और कार्बन कंट्रोल यानी तैयार आयरन को स्थिर करना। देखिए, जैसे ही ये नया गर्म डीआरआई बनता है, वो बहुत नाजुक स्थिति में होता है। अगर ये खलती से भी खुली हवा के संपर्क में आ जाए तो तुरंत दोबारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी सारी मेहनत बेकार। इसलिए इसे बचाने के लिए इंटरनल कूलिंग जोन में वाटर स्क्रब्ड शाफ्ट गैस का इस्तेमाल करके तुरंत ठंडा करना बेहद जरूरी होता है। इसी कूलिंग फेज में इंजीनियर्स के पास एक और मास्टर स्ट्रोक होता है, कार्बन कंट्रोल। जानबूझकर नेचुरल गैस को इंजेक्ट करके लो कार्बन डीआरआई या हाई कार्बन डीआरआई तैयार किया जा सकता है। अगर हाई कार्बन डीआरआई बनाते हैं तो इसके दो बड़े फायदे हैं। एक तो ये ऑक्सीडेशन को रोकता है और दूसरा, भविष्य में जब इस आयरन को पिघलाया जाता है तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी भी देता है। बिल्कुल एक तीर से दो निशाने। अब बात करते हैं भाग 5 की, ऑफ गैस रिसाइकलिंग, एक शानदार क्लोज्ड लूप सिस्टम। ये पूरा सिस्टम इतना स्मार्ट है कि इसमें कुछ भी बर्बाद नहीं होता। फर्नेस के टॉप से निकलने वाली ऑफ गैस को हवा में नहीं छोड़ा जाता। इसका सफर कुछ ऐसा है, पहले ये टॉप से निकलती है, फिर एक स्क्रबर इसकी धूल साफ करता है, इसके बाद कंप्रेसर इसे प्रेशराइज करता है, फिर इसे नई नेचुरल गैस के साथ मिलाया जाता है, हीट रिकवर की जाती है और अंत में वापस रिफॉर्मर में भेज दिया जाता है। एकदम बिना रुके चलने वाला एफिशिएंट साइकिल।
इस रिसाइकलिंग के दौरान एक और ज़रूरी काम होता है। गैस में से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को बाहर निकाल लिया जाता है, जिससे गैस दोबारा ताकतवर बन जाती है। इस क्लोज लूप की बदौलत लगातार 90% रिड्यूसिंग गैस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलती रहती है। सच में इंडस्ट्रियल और एनवायरमेंटल एफिशिएंसी का इससे बेहतर उदाहरण मिलना मुश्किल है। और अब हम अपने आखिरी हिस्से भाग 6 पर पहुंच गए हैं। फाइनल प्रोडक्ट हैंडलिंग, एक्सपोर्ट और ऊर्जा की बचत। अपनी मंजिल और इस्तेमाल के आधार पर यह फाइनल प्रोडक्ट 3 अलग-अलग रूपों में बाहर आ सकता है। पहला है साधारण कोल्ड DRI, दूसरा है हॉट DRI, जिसे ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए खास शील्ड वेसल्स में करीब 600 डिग्री सेल्सियस पर ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और तीसरा रूप है HBI यानी हॉट ब्रिकेटेड आयरन, जिसे दुनिया भर में सुरक्षित एक्सपोर्ट करने के लिए कॉम्पैक्ट शेप में ढाल दिया जाता है। अगर प्लांट की एफिशिएंसी को चरम पे देखना हो तो हॉट लिंक मैकेनिज्म को देखिए। ये ट्रांसपोर्टेशन के पूरे झंझट को ही खत्म कर देता है। इसमें ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए फर्नेस के ठीक नीचे से बिल्कुल गर्म हॉट DRI को सीधे इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में गिरा दिया जाता है। इससे लोहे की तेज हीट पूरी तरह से बरकरार रहती है। लेकिन इस हीट को बचाने का असल फायदा क्या है? जवाब है 20%। जी हां, हॉट DRI की हीट को इस तरह से बचाकर जब उसे सीधा पिघलने के लिए भेजा जाता है तो बिजली की खपत में 20% तक की भारी बचत होती है। किसी भी इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक गेम चेंजर है। अब इस विश्लेषण के अंत में एक बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या एडवांस्ड केमिकल प्रोटेक्टिव कोटिंग्स ग्लोबल DRI एक्सपोर्ट्स की दुनिया को पूरी तरह से बदल सकती हैं? आजकल ऐसे खास केमिकल्स विकसित किए जा रहे हैं जिनकी एक लेयर DRI को लंबी दूरी के ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ऑक्सीडाइज होने से पूरी तरह बचा सकती है। तो क्या इंटरनेशनल आयरन ट्रेड का भविष्य इन्हीं केमिकल्स में छिपा है? ये निश्चित रूप से सोचने का विषय है। इस पूरे एक्सप्लेनर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।